नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में आपसे बात करूँगा 7 ऐसे डिप्रेशन के टाइप्स मतलब प्रकारों के बारे में, जो सबसे आम तौर पे लोगों के द्वारा अनुभव किए जाते हैं, जिनसे बहुत सामान्य रूप से लोग पीड़ित हो सकते हैं। जी हाँ, ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि डिप्रेशन के 7 ऐसे प्रमुख प्रकार होते हैं, जो कि लोगों में पाए जाते हैं और ये सभी बीमारी का रूप होते हैं। ये आम डिप्रेशन के रूप नहीं होते, जिसमें हमारे मूड जो है वो लो हो जाते हैं, नहीं, ये बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे ही 7 बहुत सामान्य रूप से मिलने वाले डिप्रेशन के अलग-अलग रूपों और प्रकारों के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, बहुत ज़रूरी जानकारी इसके द्वारा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये आपको खुद में या परिवार के किसी व्यक्ति में डिप्रेशन को पहचानने में बहुत मदद कर सकती है। जब लोग डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं, तो वो अक्सर उसे 2 तरह से डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। एक होता है क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसके लिए अक्सर इलाज की ज़रूरत होती है, और एक होता है रेगुलर डिप्रेशन, मतलब जैसे आम तौर पे हम डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी भाषा में हम अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं, जो हर एक को हो सकता है। हम में से किसी को भी आम तौर पे होता रहता है, दिन भर में हम डिप्रेस फ़ील करते रहते हैं। तो वो जो हमारी भाषा में जो आता है, डिप्रेस हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो गए, अभी मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, ऐसे वाले जो हम टर्म्स अक्सर रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए इलाज नहीं चाहिए होता, एक ये वाला डिप्रेशन होता है। कंडीशन के तौर पे अगर हम एक मेंटल कंडीशन की तरह देखें डिप्रेशन को, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको समझ पाना। इतना आसान नहीं है कि लो मूड से हम डिप्रेशन को डिफ़ाइन कर पाएँ। क्योंकि अक्सर हम डिप्रेशन को या डिप्रेस्ड मूड को एक सिम्पटम के तौर पे भी देखते हैं, लक्षण के तौर पे भी देखते हैं और एक बीमारी के तौर पे भी उसे देखा जाता है। अगर हम मेडिकल दृष्टि से बात करें, तो डिप्रेशन को एक मूड डिसऑर्डर के तौर पे डिफाइन किया जाता है, जिसमें लगातार बने रहने वाली बहुत ही लो मूड या डिप्रेस्ड मूड वाली फीलिंग होती है, उदासी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो इंटरेस्ट है रोज़मर्रा की चीज़ों में, गतिविधियों में, एक्टिविटीज़ में, वो बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है, जिससे हमारे को आनंद नहीं आता और आम तौर पे लोगों को बहुत थकान और बहुत तनाव भी रहता है डिप्रेशन के दौरान। इस तरह से मेडिकली हम इसको देखते हैं। तो ये केवल एक उदासी नहीं है। डिप्रेशन असर डालता है, हम किस तरह से महसूस करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बर्ताव करते हैं और ये रोज़मर्रा की हमारी एक्टिविटीज़ में बहुत बाधा दे सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। हमारे रोज़मर्रा के काम करना बहुत मुश्किल कर सकता है। ध्यान दें, यहाँ पर मैं डिप्रेशन की बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ, मेडिकल बीमारी के वाले डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम रोज़मर्रा के मूड के जो बदलाव आते हैं, जिसमें हम डिप्रेस हो जाते हैं, उसकी बात नहीं होगी। बहुत सारे डिप्रेशन के अलग-अलग कारण होते हैं। कुछ को तो हम पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते। पर 7 जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन जो टाइप हैं, जो प्रकार हैं डिप्रेशन के, उन पर मैं अभी अब बात करूँगा आपसे। क्योंकि टाइप्स हैं जिसको हम थोड़ा बेहतर तरीके से जानते हैं। कारण हर व्यक्ति के अपने अलग-अलग भी होते हैं और उसी हिसाब से उनका इलाज भी होता है। पहला आता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमडीडी। जब हम क्लिनिकल डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर हमारा मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ही होता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है, जिसमें बहुत सारे लक्षण देखने में आते हैं। डिप्रेस्ड मूड मतलब उदासी, इंटरेस्ट दिलचस्पी में कमी हो जाना एक्टिविटीज़ में, जो कि हम पहले नॉर्मली एन्जॉय किया करते थे, जिनमें हम पहले बहुत दिलचस्पी लिया करते थे, जो पहले हमारी पसंद की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, उनमें इंटरेस्ट की कमी हो जाना। वज़न में बदलाव आना, नींद में बदलाव आना, फटीग मतलब थकान, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस एंड गिल्ट, ऐसा महसूस करना या ऐसा सोचना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैं मेरे बस की नहीं है कुछ भी कर पाना, मैं जो भी करता हूँ सब गलत ही होता है, मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, इस तरह की फीलिंग्स। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, एकाग्रता लगाने में कठिनाई होना और सुसाइडल थॉट्स या मरने के इच्छा या मरने के विचार आने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इन सभी लक्षणों में से ज़्यादातर अनुभव में आ रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से, खासकर कि पिछले 2 हफ्तों से इनमें से ज़्यादातर सिम्पटम्स लक्षण देखने में आ रहे हैं, तो उनको एमडीडी मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से डायग्नोस किया जाएगा। दूसरा आता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब
पीडीडी या जिसे डिस्थाइमिया भी कहते हैं। डिस्थाइमिया पहले जानते थे, अब इसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा लंबे समय तक चलने वाला डिप्रेशन है जो कई महीनों तक बना रह जा सकता है और कम से कम 2 साल से ये बना रहता है। तब हम डिस्थाइमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किसी भी लेवल का हो सकता है। जिन लोगों को डिस्थाइमिया होता है उनको कई बार ऐसे पीरियड मतलब ऐसे अनुभव हो सकते हैं, ऐसा समय आ सकता है जब वो बिल्कुल भी डिप्रेस फील ना कर रहे हो, जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में ना के बराबर देखने में आता है। पर ये जो रिलीफ होता है डिप्रेसिव सिम्टम से, ये अक्सर 1 या 2 महीने से कम का ही रहता है ये। मतलब या तो कभी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वो बिल्कुल थोड़ा ठीक रहेंगे, खुश महसूस करेंगे, एक्टिविटीज एंजॉय कर पाएंगे। आम तौर पे 2 महीने तक ही ऐसा होता है जब वो थोड़ा खुश रह पाते हैं, बट उसके बाद कोई ना कोई घटनाएं या कोई ना कोई हालात ऐसे बन जाते हैं जब वो उदासी अक्सर दिखाई देते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरह बहुत सीवियर तो नहीं होते हैं इसके अंदर सिम्टम्स, बट परवेसिव होते हैं, मतलब बने रहते हैं। अक्सर वे बहुत ही नकारात्मक नजरिया अपनाते हैं जीवन के प्रति, अपने हालातों के प्रति। कहीं ना कहीं एक उदासी या कहीं ना कहीं एक थोड़ा चिड़चिड़ापन किसी ना किसी लेवल पर उनमें अक्सर देखने में आता ही है, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अक्सर लोगों में बहुत लंबे समय तक बना रहता है। मतलब कम से कम तो 2 साल का पीरियड चाहिए जब हम इसको डायग्नोज करते हैं, पर अक्सर ये 2 साल से ज्यादा से लोगों में अक्सर दिखाई देता है या बना भी रह जाता है। पीडीडी के आमतौर पे सिम्टम्स कौन से होते हैं? वे ये हैं, एक तो उदासी की फीलिंग्स बनी रहती हैं, इंटरेस्ट और प्लेजर नहीं रहता, आनंद नहीं आता एक्टिविटीज में, रोजमर्रा के जीवन में, चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत देखने में आता है, गिल्ट की फीलिंग्स बहुत रहती हैं, अपराध बोध रहता है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, आत्मविश्वास में बहुत कमी आ जाती है। अक्सर इन लोगों में ये लक्षण बहुत ज्यादा देखने में आता है। सोने में दिक्कत होती है, या तो नींद आती नहीं है, या टूटती बहुत है नींद, या जल्दी उठ जाते हैं, देर तक नींद नहीं आ पाती, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। या इसका उल्टा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा सोने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं ऐसे। होपलेसनेस, नाउम्मीदगी होती है, ऐसा लगता है जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर अच्छा नहीं है। फटीग और लैक ऑफ एनर्जी, थकान और ताकत की बिल्कुल कमी दिखाई देती है। भूख में अक्सर बदलाव आते रहते हैं, कभी बहुत ज्यादा खाएंगे तो कभी बहुत कम खाएंगे, चलता रहता है ऐसा। और कंसंट्रेट करने में, एकाग्रता में बहुत कमी महसूस होती है। इसका ट्रीटमेंट जो है अक्सर दवाओं और साइकोथेरेपी से किया जाता है। आम तौर पर इसमें साइकोथेरेपी का ज्यादा यूज देखा जाता है, क्योंकि ये लोग अक्सर थोड़ी इंटेंसिटी में उदास महसूस करते हैं, इसलिए अक्सर जो इनको ज्यादातर जो स्ट्रगल्स आती हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करने में आती है, जिसमें साइकोथेरेपी रेगुलर लंबे टाइम तक लेते रहना इनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ (NIMH) के अनुसार 1.5% वयस्क लोगों में यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम देखें तो उनको पिछले 1 साल में पीडीडी मतलब डिस्थाइमिया रहा होगा, ऐसा अनुमान है, ऐसा शोध बताते हैं। औरतों में ये ज्यादा होता है आदमियों के मुकाबले। औरतों में करीब करीब 2% औरतों में होता है, जबकि आदमियों में ये 1% में है। और शोध बताते हैं कि यूएस में अगर देखा जाए, वहां के वयस्कों के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 1.3% लोगों में यह बीमारी अपने जीवन भर में कभी ना कभी उनको होगी। तो काफी आम है, बहुत हम इसको रेयर कंडीशन नहीं कह सकते। तीसरी कंडीशन आती है, तीसरी बीमारी है बायपोलर डिसऑर्डर। बायपोलर डिसऑर्डर भी एक मूड डिसऑर्डर है, जिसमें अक्सर ऐसे एपिसोड्स आते हैं, पीरियड आते हैं जहां पर बहुत ज्यादा अच्छा मूड हो जाता है, मेनिया हो जाता है, या हाइपोमेनिया देखने में आता है, मतलब थोड़े थोड़े दिनों की उत्तेजना, उत्सुकता देखने में आती है, या काफी लंबे समय से बने रहने वाली उत्सुकता, तेजी देखने में आती है, मूड बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे एपिसोड्स आते हैं जिन्हें मेनिया कहते हैं। तो बायपोलर में डिप्रेशन के साथ साथ ये भी होते हैं। माइल्ड लेवल के हाइपोमेनिया होते हैं, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होने वाले मेनिया के सिम्टम्स होते हैं, जो कि एक व्यक्ति के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। और यहाँ तक कि लोगों में वो भ्रम भी पैदा कर देता है, लोगों की जो वास्तविकता से, रियलिटी से जो कांटेक्ट है वो भी टूट जाता है उसके अंदर। डिल्यूजन्स बहुत कॉमनली अक्सर उसमें देखने में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, मेनिया हुआ करता है, उनमें उनको डिप्रेसिव एपिसोड्स भी होते हैं, और इसी वजह से इनको बाइपोलर बोला जाता है। मतलब 2 पोल्स हैं इसके, एक हाई मूड वाला और एक लो मूड वाला। डिप्रेस्ड मूड के अलावा और बहुत जिसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है एक्टिविटीज में, लैक ऑफ इंटरेस्ट के अलावा
बाइपोलर डिसऑर्डर में जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत सारे दूसरे फिजिकल और इमोशनल सिम्पटम्स देखने में आते हैं, भावनात्मक और शारीरिक लक्षण देखने में आते हैं, जिसमें फैटीग होता है, थकान बनी रहेगी, नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया, लेथार्जिक रहेंगे, आलस रहेगा, दर्द महसूस होंगे, जिसका समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो रहे हैं, मतलब मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड होंगे वो, और बहुत ज़्यादा उत्तेजना महसूस हो सकती है, रेस्टलेसनेस महसूस हो सकती है, एजिटेटेड रहेंगे, गुस्सा सा आ सकता है, होपलेसनेस, नाउम्मीदगी, आत्मविश्वास की कमी, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी काफ़ी देखने में आ जाती है, बेचैनी महसूस होती है और इनडिसिसिवनेस, मतलब निर्णय नहीं ले पाते, और खास करके डिसऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह पाते अपनी लाइफ में, ये अक्सर इन लोगों में देखने में आता है जिनमें बाइपोलर होता है, और उनको जो डिप्रेशन होता है जब, तो उसमें ये सब लक्षण अक्सर देखने में आते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में जो सुसाइड का जो रिस्क है, वो सामान्य पॉपुलेशन से 15 गुना ज़्यादा है, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में, बहुत गंभीर केसेस में हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं, मतलब साइकोटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। ये सब भी बाइपोलर में अक्सर देखने में आ सकते हैं। ऐसा बहुत आम तौर पे माना जाता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर या डिल्यूजनल डिसऑर्डर, अक्सर एक ही स्पेक्ट्रम पे पाए जाते हैं, मतलब अक्सर इन लोगों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखने में आती हैं। तो जैसे बाइपोलर की डिप्रेशन के साथ बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि उसमें वो होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ, उसी तरह से इसकी साइकोटिक डिसऑर्डर्स के साथ भी बहुत सिमिलैरिटीज़ देखने में आती हैं। चौथा आता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पीपीडी। पोस्टपार्टम मतलब प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे शरीर में हार्मोनल और दूसरे फिजियोलॉजिकल बदलाव आते हैं एक महिला के शरीर में, जिससे उनके मूड अफेक्ट हो जाते हैं, उनके दिमाग पर असर पड़ जाता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। डिप्रेशन प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है या बच्चे के पैदा होने के बाद भी हो सकता है। तो डिप्रेशन जो है प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ, वो 2 तरीके से विभाजित किया गया है। पेरीपार्टम डिप्रेशन, पेरीपार्टम ऑनसेट होता है मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन प्रेगनेंसी के बाद, मतलब बच्चा होने के बाद। और ये कोई बहुत आम उदासी की तरह नहीं होता, अक्सर ये इग्नोर हो जाता है, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि 9 महीने का जो पीरियड था, तनाव था, उससे उभरने में महिला को थोड़ा समय लग रहा है। तो बेबी ब्लूज़ जिसे कहते हैं कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो तनाव था वो दूर हो रहा है, तो उसको लेकर थोड़ी प्रतिक्रिया है, ऐसा नहीं है। ये सच में एक डिप्रेशन, एक बीमारी का रूप ले लेता है। मूड में चेंज आना, बेचैनी होना, चिड़चिड़ापन होना, चिड़चिड़ापन बहुत आम देखा जाता है। और कुछ दूसरे सिम्पटम्स होते हैं, वो बच्चे के पैदा होने के बाद अक्सर देखे जाते हैं, और 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा तक रह सकते हैं। पर जो आम तौर पे हैं, वो कुछ दिनों या हफ्तों में निकल जाते हैं सिम्पटम्स। बट पीपीडी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो लक्षण हैं, वो अक्सर लंबे समय तक बने रह जाते हैं। बच्चे पैदा होने के कई महीनों बाद तक भी बने रह सकते हैं। और अगर इनका इलाज ना किया जाए, तो ये बहुत समय तक, कई साल तक भी बने रह सकते हैं। अक्सर पेशेंट्स कई बार जब डिप्रेशन के इलाज के लिए आते हैं, तो अक्सर देखने में आता है कि प्रेगनेंसी के बाद ही उनकी बीमारी शुरू हुई थी। उसके बाद ही वो ज़्यादा उदास रहने शुरू हुए थे। तो ये काफ़ी सामान्य तौर पे देखने में आता है। इसमें कौन से सिम्पटम्स बहुत आम तौर पे मिलते हैं? लो मूड, फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, वो होता है। फिर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि बताया कि चिड़चिड़ापन, बेचैनी, ये बहुत आता है, तो मूड स्विंग्स उससे एसोसिएटेड हैं, तो वो बहुत देखने में आते हैं। सोशल विथड्रॉल, लोगों से मिलना-जुलना कम हो जाता है। बच्चे के साथ अपना संबंध बनाने में, अटैचमेंट बनाने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत तकलीफ होती है, बन नहीं पाता। बहुत उदासीन विचार मन में रहते हैं बहुत, बच्चे को लेकर, बच्चे की केयर को लेकर। खान-पान में बदलाव आ जाते हैं, एपेटाइट में चेंज आते हैं, हेल्पलेस महसूस होता है, होपलेस भी महसूस होता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उन चीज़ों में जिसमें पहले बहुत इंटरेस्ट आता था। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के कुछ समय पहले, महीने पहले भी जो चीज़ें अच्छी लगती थी, वो भी अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं। बहुत इनएडिक्वेट, बहुत ही नालायक-सा, बहुत ही बेकार-सा महसूस होता है, वर्थलेस-सा महसूस होता है। एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक भी बहुत आते हैं ऐसे में। खुद को नुकसान पहुँचाने की, यहाँ तक कि बच्चे को नुकसान पहुँचाने के भी विचार दिमाग में आ जाते हैं। इस हद तक ये बढ़ सकता है। और ना ही सिर्फ़ खुद को नुकसान पहुँचाना किसी चीज़ से, काटना या मारना, ऐसे विचार, इसके अलावा मरने के भी विचार आ सकते हैं, और बहुत एक्सट्रीम केसेज़ में बच्चे को भी मारने के विचार आते हैं। पीपीडी जो है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वो माइल्ड से लेकर सीवियर लेवल तक हो सकता है। बहुत सिंपल, उसके अंदर आलस हो सकता है,
उदासी भी हो सकती है, जो कि आम तौर पे बहुत प्रेडोमिनेंटली देखने में आती है। लगता है कि इस व्यक्ति में तो आलस बहुत आ गया है। पर उससे लेकर बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स तक देखने में आती हैं, जिसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ तक कि पोस्टपार्टम साइकोसिस मतलब भ्रम वाली बीमारी, वहम वाली बीमारी, डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस वो तक आ सकते हैं इसमें। अगर ये डिप्रेशन अगर चलता रहे तो सीवियर लेवल पर जाकर साइकोटिक सिम्पटम्स आ सकते हैं, रियलिटी से कॉन्टैक्ट टूट सकता है, जिसमें कन्फ्यूजन्स और कई तरीके के डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्पटम्स देखने में आ जाते हैं अक्सर। तो हो सकता है कि कुछ लोगों में सिर्फ आलस और उदासी बनी हो और कुछ लोगों में धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते साइकोटिक डिसऑर्डर्स का रूप ले ले। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये साल 2 साल तक भी बना रह सकता है। पर अच्छी बात ये है कि जैसे दूसरे डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या और जो दूसरे रूप हैं उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, उसी तरह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मौजूद है, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ, काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल थेरेपी और कई मामलों में हार्मोन थेरेपी भी करनी पड़ सकती है। ये सब बहुत इफेक्टिव होती हैं। पांचवा और एक और महत्वपूर्ण डिसऑर्डर है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, पीएमडीडी। बहुत कॉमन है ये, जिसमें चिड़चिड़ापन, फैटीग, थकान, एंजाइटी, मूडीनेस मतलब मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग मतलब पेट फूला हुआ सा महसूस होता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाजमा ठीक नहीं है, खाना हजम नहीं हो रहा है, गैस सी बनी हुई है, ऐसा महसूस होता है, उल्टी सी भी महसूस हो सकती है। एपेटाइट का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा खाने लगता है व्यक्ति, फूड की बहुत क्रेविंग होने लगती है, मीठा खाने का बहुत मन करता है, दर्द महसूस होते हैं और एक लक्षण होता है जिसे कहते हैं ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब उसमें दर्द होता है, स्तनों में, ब्रेस्ट में दर्द महसूस हो सकता है। ये भी सिम्टम्स अक्सर इसमें देखने में आते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर मतलब पीएमडीडी वैसे तो डिप्रेशन वाले ही सिम्टम्स पैदा करता है, बट इसमें अक्सर मूड से संबंधित सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत प्रोनाउंस्ड होते हैं, मतलब मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा इसमें देखने में आती हैं। इसमें जो लक्षण होते हैं वे कुछ इस प्रकार हैं कि एक तो थकान बहुत ज्यादा होती है, सैड, उदासी, होपलेस फील होना, सेल्फ क्रिटिकल होना, खुद की आलोचना करना, ये बहुत ज्यादा इसमें होता है। स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट्स देखने में आते हैं। मूड स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे में अक्सर लोग अक्सर रोते बहुत हैं, उनको रोने का बहुत मन करता है। ये ऐसा डिप्रेशन है जिसमें अक्सर पेशेंट जो सिम्टम्स रिपोर्ट करता है वे यही होते हैं कि मुझे मूड फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं और मैं रोती बहुत हूँ। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बहुत है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता, एकाग्रता नहीं बनती और फूड की क्रेविंग बहुत होती है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर अक्सर इसके साथ देखने में आता है। बहुत ज़्यादा खाने की आदत बन जाती है, बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, वज़न बहुत बढ़ जाता है इस वजह से। तो कुछ ऐसे डिप्रेशन है जिनमें व्यक्ति अक्सर या महिलाएं जो हैं वो अक्सर कम खाती हैं, इस वाले डिप्रेशन में अक्सर ज़्यादा खाना देखा जाता है। छठा आता है, बहुत ही कॉमन है जो, वो है सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर, एसएडी। सर्दियों में अक्सर ये देखने में आता है। ये सीज़न के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से देखने में आता है। सर्दियों में अक्सर अगर डिप्रेशन, नींद का बहुत ज़्यादा आना और वेट गेन हो जाना, अगर ऐसे लक्षण देखे गए हैं, तो सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। और बाकी टाइम पर, साल के बाकी के समय, जैसे बसंत ऋतु हो गई, मॉनसून, बारिश का मौसम हो गया, ऐसे टाइम पे व्यक्ति बिल्कुल अच्छा दिखाई देता है, बिल्कुल खुश दिखाई देता है, हर चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, मोटिवेटेड होता है। पर सर्दियाँ के आते और सर्दियों के जाने से उसका मूड चेंजेस आ जाते हैं, तो अक्सर ऐसे में सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर डायग्नोज किया जाता है। वैसे ये विंटर्स में बहुत कॉमन होता है, बट कई लोगों में समर्स में भी देखने में आता है। समर्स के आने और जाने से ये डिप्रेशन आता है और विंटर्स में वो ठीक रहते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को अभी जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद सीजनल पैटर्न इस तरह से डायग्नोज किया जाता है। मतलब सीजनल अफेक्टिव पुराना नाम है, अभी इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद सीजनल पैटर्न ऐसे डायग्नोज कर देते हैं। एसएडी क्यों होता है? ऐसा माना जाता है कि हमारी जो बॉडी की जो नॉर्मल रिदम है, सोने उठने की जो एक सर्काडियन क्लॉक होती है, नींद की जो क्लॉक होती है, जो हमारे सोने को रेगुलेट करती है, उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इसलिए अक्सर लोग इसमें सोते बहुत हैं, नींद की बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमारे आंखों में जो लाइट जाती है, दिन भर में जो लाइट एंटर कर रही होती है, वो इस रिदम को, बॉडी की सोने उठने और जागने की इस रिदम को इफेक्ट करती है और उसके अंदर सीजनल चेंजेस भी आते हैं। तो होता क्या है, जब सर्दियों में सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी, किरणें जब कम आती हैं,
धरती पे कम पड़ती हैं, हमें भी कम मिलती हैं, तो उसकी वजह से हमारे सर्काडियन रिदम शरीर में प्रभावित होती है। हमारी आँखों से जो लाइट पहुँचती है, वो प्रभावित होती है। दिमाग में और हमारे शरीर में और भी बहुत सारे केमिकल चेंजेज़ आते हैं। इस वजह से ये डिप्रेशन अक्सर आ जाता है। इसके प्रिवेलेंस रेट्स बता पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ठंडे देशों में ये ज़्यादा मिलेगा, गर्म देशों में ये कम मिलेगा, ये भी असर आ जाता है। और कई देशों में तो ये रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है, इनफैक्ट डायग्नोस भी ढंग से नहीं किया जाता है। तो जगह का, रीजन का, ज्योग्राफी का, कल्चर्स का बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क देखने में आता है। तो इक्वेटर जो है, धरती का जो इक्वेटर है, उससे जितना हम ऊपर जाते रहेंगे या जितना हम नीचे जाते रहेंगे, उतना अक्सर देखने में आएगा कि ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इक्वेटर के आसपास के देशों में ये कम पाया जाएगा। जैसे अगर अमेरिका के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि ज़्यादातर डेटा अमेरिका का ही रिपोर्ट किया जाता है, फ्लोरिडा की 1% संख्या, जबकि अलास्का की 9% जनसंख्या को एसएडी होता है। ऐसा कुछ शोधों में देखा गया है। तो नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट जो है प्लैनेट के, उनमें ये बहुत कॉमनली देखा जाएगा और वहां पर लाइट थेरेपी की मदद से इनको ट्रीट किया जा सकता है। लाइट थेरेपी बहुत कॉमनली इनको दी जाती है। तो एंटी डिप्रेसेंट और दूसरी जो दवाएं हैं उसके साथ साथ, जैसे साइकोथेरेपी जैसी टेक्निक्स के अलावा, अप्रोच के अलावा, लाइट थेरेपी मतलब प्रकाश की चिकित्सा दी जाती है। सातवां और आखिरी डिप्रेशन का रूप है एटिपिकल डिप्रेशन। अगर किसी को डिप्रेशन के कुछ ऐसे लक्षण आते हैं, जैसे ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, या रिजेक्शन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होना, बहुत जल्दी किसी के साथ होने या ना होने के, या किसी के आपको रिप्लाई देने या ना देने से बहुत जल्दी आप प्रभावित होते हो, रिजेक्शन से आप बहुत जल्दी प्रभावित होते हो, अगर ये 3 मोटे तौर पे लक्षण अगर आपके डिप्रेशन में अक्सर देखने में आते हैं, तो ये सिम्टम्स के देखे जाने में डिप्रेशन तो बना हुआ है, पर साथ ही साथ जब कभी बहुत अच्छा कुछ होता है, कुछ पॉजिटिव इवेंट होता है, कुछ सकारात्मक और कुछ अच्छी घटना होती है, तो उसमें आप बहुत एक्टिव हो जाते हो और बहुत खुश दिखाई देते हो, बहुत एक्साइटेड और बहुत चीयरफुल दिखाई देते हो, जो आपके डिप्रेशन से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। तो उसे एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं। तो एटिपिकल डिप्रेशन मतलब जो टिपिकल डिप्रेशन नहीं है, मतलब जो आम तौर पे जिसे डिप्रेशन समझा जाता है, आम तौर पे जो हम डिप्रेशन समझते हैं जिसे कहते हैं, ये वो डिप्रेशन नहीं है, कुछ अलग सा ही डिप्रेशन है ये। एटिपिकल है मतलब बड़ा अनयूजुअल सा है, बड़ा अजीब सा है, अलग सा है। तो अक्सर ऐसे में आपको लगेगा कि डिप्रेशन का मतलब तो होता है कोई व्यक्ति सारा समय उदास रहता है। यहां पर बिल्कुल उल्टा देखने में आएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति अक्सर डिप्रेस्ड है, बट पॉजिटिव इवेंट्स के प्रेजेंस में वो ज्यादा एक्साइटेड और ज्यादा खुश दिखाई दे सकता है। ऐसे डिप्रेशन भी होते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ डिप्रेशन होता है। इस तरह से भी डिप्रेशन लोगों में असर डालता है और एटिपिकल डिप्रेशन भी कॉमन है, बहुत रेयर डिप्रेशन नहीं है ये। और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि कई बार डिप्रेशन को डायग्नोस क्यों नहीं किया जाता, या क्यों इसे बहुत सामान्य समस्या समझ ली जाती है, क्योंकि लगता है कि डिप्रेशन तो वो होता है जिसमें सारा समय उदास रहना चाहिए, ये लोग तो अक्सर खुश भी दिखाई दे जाते हैं। तो अक्सर डायग्नोसिस में कमी रह जाती है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होने के कारण अक्सर इसे सीरियस नहीं समझा जाता, अक्सर इसे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इन लक्षणों के आधार पे इसको एटिपिकल डिप्रेशन, जो पहले नाम दिया जाता था, अब नाम दिया जाता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद एटिपिकल फीचर्स, मतलब जो टिपिकल प्रेजेंटेशन फॉलो नहीं करता वो। इसके अंदर बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे बताए, बहुत ज्यादा खाना मतलब वेट गेन हो जाना, बहुत ज्यादा सोना, थकान बहुत होना, वीकनेस बहुत होना, हमेशा थका थका बुझा बुझा सा रहना, टायर्डनेस रहना, रिजेक्शन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, और साथ ही मूड बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मूड्स होते हैं, प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देते हैं, उदासी पे बहुत ज्यादा उदास और एक्साइटमेंट पे अच्छी और ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। बट हाँ, ये बायपोलर नहीं है। बायपोलर में एपिसोड्स चलते हैं, अगर उदास है तो व्यक्ति उदास रहेगा और मेनिया भी होता है उसके अंदर, तो ये बायपोलर नहीं है। बट अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने को बायपोलर कह देते हैं, वो कहते हैं हम बायपोलर हैं, क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं। अक्सर लोग मूड स्विंग्स को बायपोलर नाम से एड्रेस कर देते हैं, जैसे ओसीडी बहुत कॉमन टर्म हो गया है, डिप्रेशन बहुत कॉमन टर्म हो गया है, ऐसे कई लोग बायपोलर को भी बहुत सामान्य रूप से इस्तेमाल कर देते हैं इस वर्ड को। ऐसा नहीं है, ये बायपोलर नहीं है, ये अलग तरीके की पिक्चर होती है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, हर डिप्रेशन के अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग तरह से देखने में आते हैं। एटिपिकल डिप्रेशन कॉमन है जितना कि समझा जाता है उसके मुकाबले। अच्छी बात यह है कि ये लोग जो होते हैं ये एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के प्रति बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, खासकर जैसे मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, MAOI, जो दवाइयाँ होती हैं, कैटेगरी होती है दवाइयों की, उसके प्रति बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं ये लोग। तो ये थे 7 अलग अलग रूप, 7 अलग अलग प्रकार, टाइप डिप्रेशन के।
उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत फ़ायदा देगी, आपको डिप्रेशन को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। आप डिप्रेशन को बहुत हल्के में नहीं लेंगे। डिप्रेशन की गंभीरता और उसके अलग-अलग रूपों को समझ के आप समझेंगे कि वो कितने अलग-अलग तरह से आपको प्रभावित कर सकता है, आपके आस-पास के लोगों को प्रभावित कर सकता है। आम तौर पे हम पहले वाले डिप्रेशन को ही एक सीवियर डिप्रेशन मानते हैं, ऐसा नहीं है। बाइपोलर, एटिपिकल, पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पीडीडी, डिस्थाइमिया ये भी बहुत कॉमनली देखने में मिल जाएगा। फिर ये पोस्टपार्टम, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ये सब डिप्रेशन अलग-अलग रूप में देखने में आते हैं। 2 तो इसमें से महिलाओं में देखने में आएँगे, जैसे कि पोस्टपार्टम वाला हो गया और ये प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर हो गया, ये तो महिलाओं में देखने में आएँगे। डिस्थाइमिया भी अक्सर महिलाओं में ज़्यादा आता है, जैसा कि बताया गया ऊपर। तो कुछ डिप्रेशन महिलाओं में ज़्यादा देखने में आते हैं और कुछ डिप्रेशन दोनों पॉपुलेशन में मतलब मेल्स और फीमेल्स में एक जैसे देखने में आते हैं। जैसे कि बाइपोलर हो गया या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, आम तौर पे ये एक जैसा ही परसेंटेज दोनों जेंडर्स में फॉलो होता है। तो इनकी गंभीरता को समझना ज़रूरी है, इन पर ध्यान देना ज़रूरी है और खुद ही इसको डायग्नोस करके, खुद ही इसको डिप्रेशन का नाम देके इलाज करना या इसको मैनेज करना नहीं चाहिए। बेटर होगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और जानें कि आपको किस टाइप का डिप्रेशन हो सकता है। ना इग्नोर करें और ना एक ही तरीके से इसको डायग्नोस करें। सही तरीके से डिप्रेशन की पहचान होना उसके इलाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। समय पर भी उसकी पहचान होना ज़रूरी है और सही इलाज के लिए भी उसकी सही पहचान होना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे डिप्रेशन कई बार सही तरह से डायग्नोज नहीं किया जा पाता। सो इसलिए जब भी आप मिलें साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ही मिलें जो इस तरीके के डिप्रेशन के बारे में सही तरीके से जानते हैं और जिनमें डायग्नोसिस को गलत करने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।